गाइस, इंग्लिश का नाम सुनने के बाद एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का सबसे पहला रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है। इसलिए मैं प्रोफेसर भर के आज इंग्लिश को IBPS AFO एग्जाम में कैसे टैकल करना है इसके बारे में बात करने वाले हैं। मगर उससे पहले गाइस, ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सो गाइस, प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए आप दबा के मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर बड़के को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हमारा इस सीरीज का अगला वीडियो जो है वो मेंस की प्रिपरेशन के बारे में होने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, IBPS AFO की प्रीलिम्स एग्जाम में इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 25 मार्क्स के लिए होते हैं और ये 50 क्वेश्चंस आपको 40 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रिपरेशन करते वक्त आपको बैंकिंग एग्जाम्स में किस तरह से इंग्लिश को पूछा जाता है, उसका क्या नेचर होता है क्वेश्चंस का, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस एग्जाम में बाकी एग्जाम्स की तरह मोस्टली ग्रामेटिकल क्वेश्चंस को नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अच्छी होनी जरूरी है। इसलिए यहाँ पे ग्रामर्स के रूल्स को याद करने से ज्यादा आपको रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक है तो बेसिक ग्रामर का स्टडी करने के बाद आप धीरे धीरे रीडिंग करके ही अपनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं और अपनी इंग्लिश को एनालाइज करने की एबिलिटी को अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम में इंग्लिश के जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कुछ इस तरह से है। दोस्तों, यहाँ पे क्लोज टेस्ट होती है जहाँ पे पैराग्राफ में कुछ ब्लैंक्स दी होती है और वहाँ पे आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ड को भरना होता है। उसके बाद पैराजम्बल होता है जहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस को रीशफल करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ तैयार करना होता है। फिर आपको एक पैराग्राफ देकर एक समरी राइटिंग को लेकर क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद पैराग्राफ देकर कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। उसके बाद कॉलम मैचिंग आती है एग्जाम में। उसके बाद स्पॉट एरर नाम से एक टॉपिक है जहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं और आपको एक एरर कौन से सेंटेंस में है ये स्पॉट करना होता है। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन को लेकर क्वेश्चन हो सकते हैं। फ्रेज कनेक्शन मतलब कि दो सेंटेंसेस को कौन से फ्रेज से जोड़ना चाहिए, इसको लेकर क्वेश्चंस हो सकते हैं। और ऐसे कई टाइप के मिसलिनियस क्वेश्चन भी इंग्लिश में आते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को टैकल करने के लिए रीडिंग और प्रैक्टिस ये दो चीजें करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही रीडिंग करते वक्त आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी सपोज कीजिए कि आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई वर्ड बहुत डिफिकल्ट लगता है जिसका मतलब आपको पता नहीं है, तो आप उस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। उस वर्ड का मीनिंग आप डिक्शनरी में सर्च करने की कोशिश करिए। याद रखिए, यहाँ पे आप मोबाइल का यूज मत करिए। आपकी जो फिजिकल बुक होती है डिक्शनरी, उसमें उसको ढूंढिए, क्योंकि उस वर्ड को ढूंढते ढूंढते आप डिक्शनरी में से बहुत सारे और भी वर्ड को पढ़ लेते हैं और आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगती है। इसलिए वोकैब को इंप्रूव करने के लिए आप डिक्शनरी यूज करने की आदत लगाइए, डिक्शनरी को अच्छी तरीके से रीड करिए, तब आपकी वोकैब अच्छे से इंप्रूव होगी। दोस्तों, इसके बाद मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इंग्लिश ग्रामर हम सब ने स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ा है, इसलिए ग्रामर के रूल्स की यहाँ पे रट्टा मारते बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर आपका इंग्लिश ग्रामर बहुत ही ज्यादा वीक है तो आप किसी बुक से एक बार सब बेसिक जो है इंग्लिश ग्रामर का उसे रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बाकी एग्जाम की तरह यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल ग्रामर कितना अच्छा है उस बात की टेस्ट नहीं हो रही है, बल्कि आपको इंग्लिश की प्रैक्टिकली कितने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है इस बात की टेस्ट यहाँ पे हो रही होती है। इसलिए रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करना यहाँ पे अच्छा है। दोस्तों, जिस तरीके से प्रीलिम्स का कट ऑफ बढ़ते जा रहा है उसे देखकर ये लगता है कि इंग्लिश में अभी आप कम स्कोर करके इस प्रीलिम्स के कट ऑफ को नहीं निकाल सकते। आपका इंग्लिश में भी स्कोर अच्छा आना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है दोस्तों। इसलिए आने वाले एग्जाम में आप पहले की तरह कम अटेम्प्ट करके इंग्लिश को टैकल नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको अटेम्प्ट भी ज्यादा करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका स्कोर अच्छा आएगा। और दोस्तों, टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पर भी आपको क्वांट और रीजनिंग की तरह टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा। दोस्तों, मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन मैं पैराजम्बल और स्पॉट द एरर इन दो टॉपिक को सबसे कम प्रायोरिटी दूंगा, उन्हें सबसे बाद में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये भेदभाव क्यों? क्योंकि दोस्तों स्पॉट द एरर इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि प्योरली ग्रामर पे बेस्ड होते हैं और इसके लिए आपको ग्रामर की बहुत ही ज्यादा, बहुत ही डीप नॉलेज होने की जरूरत होती है और ऐसे में वहाँ पे एरर को स्पॉट कर देना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क बन जाता है
और वो एरर इजीली टैकल नहीं हो पाता है, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं स्पॉट एरर को एक लास्ट प्रायोरिटी देता हूँ। हाँ, अगर आपको कहीं पे बहुत ही इजी एक स्पॉट एरर दिख रहा है तो आप उसे मत छोड़िए, ठीक है, उसे सॉल्व करने की जरूर कोशिश करिए। उसके बाद पैरा जंबल को मैं इसलिए कम प्रायोरिटी देता हूँ क्योंकि यहाँ पे यशो की एग्जाम में इजी पैरा जंबल नहीं होते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए होते हैं रीशफल करने के लिए, वो सेंटेंसेस बहुत हार्ड होते हैं। उनमें से पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस होता है, तीसरा सेंटेंस कौन सा है, उसे ढूंढना, उसे अरेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है और इसलिए मैं उसे भी बहुत कम प्रायोरिटी देता हूँ, उसे भी लास्ट में रखता हूँ सॉल्व करने के लिए, या फिर मैं सॉल्व ही नहीं करता हूँ। मगर दोस्तों बहुत सारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जिनका इंग्लिश वैसे ही वीक होता है, वो क्या करते हैं, पैरा जंबल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पैरा जंबल में अपना लक आजमाने की कोशिश करते हैं और वहां पे गलती कर बैठते हैं। ठीक है, लक चलना बहुत ही मुश्किल बात है और यहाँ पे गलती होने की संभावना ज्यादा है और यहाँ पे पैरा जंबल में आपके बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग भी आ सकती है। इसलिए इसे ना सॉल्व करना ही एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा, ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है। दोस्तों पैरा जंबल और स्पॉट एरर को छोड़ के बाकी सारे जो टॉपिक्स है मैंने जो पहले बताए हैं उन सबको मैं इक्वल प्रायोरिटी देता हूँ। जैसे जैसे एग्जाम में मुझे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस दिखते हैं वैसे मैं उनको ऑर्डरली सॉल्व करता हूँ, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए कि आपको जब एग्जाम में या फिर प्रैक्टिस करते वक्त बड़े बड़े पैराग्राफ दिखते हैं इंग्लिश के, तब उसे घबरा कर आप छोड़ मत दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपने अच्छी से रीडिंग की प्रैक्टिस की है, आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को समझने लगे हैं, तो आप उन पैराग्राफ्स में से बहुत ज्यादा मार्क्स को अपने तरफ ला सकते हैं और इंग्लिश को इजीली टैकल कर सकते हैं। दोस्तों पूरे वीडियो में मैं ये बात कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि आपको बहुत ज्यादा रीडिंग करनी है इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। पर गाइस आपको इंग्लिश रीड कहाँ से करनी है, ये एक सवाल है और मैं यहाँ पे कुछ अलग चीज नहीं बताने वाला हूँ आपको रीड करने के लिए। दोस्तों आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को रोज पढ़ने की आदत बनाइए और खासकर जो एडिटोरियल्स होते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर में उसे रोज पढ़िए और वहाँ पे रीडिंग की प्रैक्टिस करिए। दोस्तों सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, इंग्लिश में जो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, बहुत अच्छे नॉवेल्स है, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीडिंग करने से ही आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, आप कुछ देख के भी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश में न्यूज देखिए यूट्यूब पे या फिर टीवी पे कहीं पर भी, और बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप राज्यसभा टीवी पे जो इंग्लिश में कार्यक्रम आते हैं या फिर जो न्यूज आती है उसे देखेंगे। इससे आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एनालाइज करने की और इंग्लिश को एनालाइज करने की दोनों की एबिलिटी अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ानी है तो आप अच्छी इंग्लिश की फिल्म्स भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश की अच्छी मूवीज नहीं पता तो आप इस आईडी पर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करिए, आपके भाई ने बहुत सारी फिल्म्स देख रखी है और मैं आपको जरूर अच्छी इंग्लिश फिल्म्स का नाम सजेस्ट करूंगा वहाँ पे। क्या है आपके पास वक्त है इस काम के लिए? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। तो रीडिंग के बाद मैंने प्रैक्टिस करने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने को कहा था और मैं खुद जिस वक्त एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने जो प्रैक्टिस थी वो पूरी की पूरी इंग्लिश की प्रैक्टिस अड्डा 24/7 इस ऐप पे की थी, या फिर आपको जो भी ऐप अच्छा लगता है आप वहां से प्रैक्टिस करिए। मगर आप रोज इन एप्लीकेशंस में इंग्लिश की मॉक टेस्ट को, इंग्लिश की मॉक क्विजेस को जरूर सॉल्व करिए रोज। अगर ये सफिशिएंट नहीं लगता है और आपको किसी बुक को रेफर करना है प्रैक्टिस के लिए तो मैं ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आर्यन पब्लिकेशन की एक बुक है उसको रेफर करूंगा। यहाँ से आप प्रैक्टिस करके भी अच्छी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं, यहाँ पर भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश का ग्रामर बहुत ज्यादा वीक है और आपको बेसिक भी नहीं पता और आपको बेसिक की रिवीजन करनी है इंग्लिश ग्रामर की, तो आप रेन एंड मार्टिन जो कि इंग्लिश ग्रामर की सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड बुक है वहां से उसको रिवाइज करिए, वहां से आप ग्रामर को एक बार रिवाइज कर लीजिए। दोस्तों इसके बाद आपको जहां पर भी पैसेजेस की प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है वहां पर करिए, या आपको किसी यूट्यूब चैनल पे मिल सकते हैं या फिर किसी बैंकिंग मैगजीन में मिल सकते हैं, ठीक है। वहां पे जहां पर भी आपको पैसेजेस को सॉल्व करने का मौका मिलता है ज्यादा से ज्यादा पैसेजेस को सॉल्व करिए, ठीक है। दोस्तों अगर आपने ये सब अच्छे से कर लिया तो मुझे लगता है कि आप इजीली इंग्लिश को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी खुद इंग्लिश में ये सब करके ही अच्छा सा थोड़ा सा स्कोर लाया था और आप भी ला सकते हैं अगर आपने रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस इन 3 चीजों को अच्छे से अप्लाई करना चालू कर दिया। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। और गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों और बैचमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, उनका भी इंग्लिश अच्छा करने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और अगर आपको कोई क्यूरी हो या फिर कोई क्वेश्चन हो या फिर मेरे से कुछ गलती हो गई है बोलने में, तो आप नीचे कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय जवान, जय किसान।